unit matrices. Topic is linearly dependent and independent of vectors. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट. हमें क्वेश्चन में वेक्टर गिवन होते हैं और वो जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. हमेशा आपको क्वेश्चन में वेक्टर्स गिवन होंगे और ये जो गिवन वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमें पता करना होता है. तो वेक्टर्स कैसे दिए रहते हैं? देखो, x1 ये पहला वेक्टर, x2 दूसरा वेक्टर, x3 तीसरा वेक्टर. तो हमेशा जरूरी नहीं है तीन वेक्टर होंगे, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो ऐसे वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे और हमें पता क्या करना पड़ता है कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, वही तो इन्होंने पूछा है. आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट क्वेश्चन मार्क. ये जो फॉलोइंग वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्या, ये हमें पता करना है. ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट, इफ सो. इसका मतलब क्या है? अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो हमें क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच का रिलेशन निकालना है. लेकिन कब? जब वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तब. तो हमेशा ध्यान में रखना, रिलेशनशिप कब निकाल सकते हैं? जब वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो. If vectors are linearly dependent, then we can calculate relationship between them. बट अगर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप आप नहीं निकाल सकते हो. तब आपको क्या लिखना है? रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट. ये हर क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ. वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तभी आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो और वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो रिलेशनशिप निकल ही नहीं सकती. तब आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है? रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता करेंगे? तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी एक प्रोसीजर है. ठीक है, तो क्वेश्चन में कितने वेक्टर्स दिए? तीन वेक्टर्स दिए. x1 पहला वेक्टर, x2 दूसरा वेक्टर, x3 तीसरा वेक्टर. ठीक है, और x1 यानी पहला वेक्टर क्या दिया हमें? 1 1 1 3. दूसरा वेक्टर 1 2 3 4. तीसरा वेक्टर 2 3 4 7. मैंने पहले ही बताया है वेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं. यहाँ पे तीन वेक्टर दिए, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं. फिर वेक्टर जो दिया है ये पहला वेक्टर, इसके अंदर जो ये वैल्यूज लिखी है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. अब पहले वेक्टर में कितने एलिमेंट्स है? ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट. यानी पहले वेक्टर में चार एलिमेंट्स है. दूसरे में भी एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स है. और तीसरे में भी एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स है. मतलब हर वेक्टर में चार एलिमेंट्स है. तो हमेशा ध्यान में रखना, पहले वेक्टर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स बाकी के वेक्टर में होंगे. अगर पहले वेक्टर में चार एलिमेंट्स है तो सेकंड वेक्टर में भी चार होंगे, थर्ड में भी चार होंगे. ऐसा कभी नहीं होता कि फर्स्ट में चार एलिमेंट्स है फिर यहाँ पे तीन ही एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे चार एलिमेंट. ऐसा नहीं होता है.
हर वेक्टर में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 3 ही एलिमेंट होंगे। यहाँ पे जैसे हर वेक्टर में 4 एलिमेंट दिए तो 3 भी हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे देखो, इस वेक्टर में 3 ही एलिमेंट्स है, तो देखो बाकी के इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखना गिवन 3 वेक्टर्स आर, 3 वेक्टर्स है इसीलिए 3 लिखा, 4 वेक्टर्स रहेंगे तो 4 लिखना। तो जो गिवन है आपको वो लिख लेना। फिर इसके बाद लेट K1 K2 एंड K3 बी द 3 स्केलर। तो देखो जितने वेक्टर है उतने ही आपको स्केलर लेना है। 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर लेना, 4 वेक्टर है तो 4 स्केलर लेना। अब उन स्केलर को नाम क्या दिया है, K1 K2 K3। अगर 4 स्केलर है तो क्या आएंगे, K1 K2 K3 K4। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखना है, जितने वेक्टर उतने स्केलर, और स्केलर कौन से लोगे आप, K1 K2 K3 K4 K5 एंड सो ऑन। जितने वेक्टर्स है उतने ही आपको स्केलर लेना है। अगर 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर आएंगे, कौन से, K1 K2 K3। 4 वेक्टर है तो 4 स्केलर आएंगे, K1 K2 K3 K4। 5 वेक्टर है तो 5 स्केलर आएंगे, K1 K2 K3 K4 K5। तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखना कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन, एक जनरल मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, ये होता है हमारा एक जनरल मैट्रिक्स इक्वेशन, K1 इंटू x1 प्लस K2 इंटू x2 प्लस K3 इंटू x3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, Kn इंटू एक्सएन इक्वल टू 0। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से मैट्रिक्स इक्वेशन लेना पड़ता है। तो कैसे पता करेंगे कौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है, तो क्वेश्चन में देखना आपको कितने वेक्टर्स है, ठीक है। अगर 3 वेक्टर है तो आपका मैट्रिक्स इक्वेशन x3 तक आएगा, यानी K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 और इक्वल टू 0 लिख लेना। अगर क्वेश्चन में 4 वेक्टर है तो आपका मैट्रिक्स इक्वेशन x4 तक आएगा। कैसे आएगा, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4। अगर मान लो क्वेश्चन में 5 वेक्टर्स है तो कैसे बनेगा, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4 प्लस K5 x5 और इक्वल टू 0। 5 वेक्टर्स के लिए ये वाला मैट्रिक्स इक्वेशन, 4 वेक्टर के लिए ये वाला मैट्रिक्स इक्वेशन, और 3 वेक्टर के लिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन। तो कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 दे देना। इसमें क्या करेंगे, x1 x2 और x3 पुट करेंगे, तो देखो कैसे आएगा। K1 एज इट इज लिखना, फिर x1 वेक्टर हमारे पास है, क्या है, 1 1 1 3, वो लिख लेना। फिर साइन क्या है, प्लस। फिर K2 एज इट इज लिखना और x2 की जगह
जो हमारा x2 वेक्टर है 1 2 3 4 प्लस k3 एज इट इज लिखना, फिर x3 जो क्वेश्चन में दिया है 2 3 4 7 और इक्वल टू 0। ठीक है, x1 x2 x3 की जगह जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो इसमें लिखना है बस। अब देखो ये इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, ये हमारा पहला वेक्टर है x1, ये x2 है और ये हमारा x3 है, बराबर है। तो इस x1 को वर्टिकली लिखना, ठीक है, 1 1 1 3 लिख लिया। फिर अब इसके बाहर में कौन सा स्केलर है हमारे पास, k1 है, तो हर एलिमेंट के साथ k1 लिख लेना। फिर जाना दूसरे वेक्टर पे, तो ये जो चार एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इनको भी वर्टिकली लिखना। अब देखो 1 के सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो +1, यहाँ पे भी साइन है क्या कुछ, मतलब प्लस ही रहेगा ना, +2 +3 +4 और इसके बाहर कौन सा स्केलर है k2, तो हर एलिमेंट के साथ k2 लिख लेना। फिर थर्ड वेक्टर इनको भी वर्टिकल लिख लेना, +2 +3 +4 +7 और इसके बाहर कौन सा स्केलर है k3, तो हर एलिमेंट के साथ k3 लिख लेना और लास्ट में इक्वल टू और 0। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट तरीके से इक्वेशन बनाने हैं। जो भी वेक्टर है उसको वर्टिकली लिखते जाना। अब इस वेक्टर के बाहर कौन सा स्केलर था k1, तो हर एक के साथ k1 लिखा। देन सेकंड वेक्टर भी वर्टिकली लिखना, इसके बाहर k2 था तो k2 लिखा, इसको भी वर्टिकली लिखना, इसके बाहर k3 था तो k3 लिखा और इक्वल टू 0 हमेशा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इक्वेशन बनेंगे। और हमेशा ध्यान में रखना कितने इक्वेशन बने यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशन क्यों बने, क्योंकि आपके वेक्टर में एलिमेंट्स कितने थे, हर वेक्टर में एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4, तो हर वेक्टर में 4 एलिमेंट्स थे ना, इसीलिए आपके इक्वेशन भी 4 बने। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। जितने एलिमेंट्स होंगे ना, अगर 4 एलिमेंट्स है हर वेक्टर में तो 4 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। वेक्टर तो हमारे 3 है। ठीक है, तो जितने वेक्टर होते हैं उतने स्केलर होते हैं, मिक्स मत करना। जितने वेक्टर उतने स्केलर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उतने इक्वेशन, जितने वेक्टर उतने स्केलर और जितने एलिमेंट्स होंगे उतने आपके यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो 4 इक्वेशन बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो 3 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे। यहाँ तक आने के बाद तो हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के इक्वेशन है उनको ही कंसीडर कर लेना। कितने इक्वेशन कंसीडर करना है, 2 इक्वेशन। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर हमेशा 2 इक्वेशन ही कंसीडर करना है क्या, नहीं, कभी कभी आपको 3 इक्वेशन कंसीडर करना पड़ता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि 2 इक्वेशन लेने हैं
कि 3 इक्वेशन लेने हैं। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब आपको 2 इक्वेशन कंसीडर करने, कब आपको 3 इक्वेशन कंसीडर करने। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन कंसीडर किए। तो वैसे तो आप कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हो, लेकिन हमेशा पहले 2 इक्वेशन ले लेना स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 2 इक्वेशन कंसीडर कर लेना। तो यहाँ पे लिख लिया कंसीडर इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखो कैसे करना, ये ध्यान से देखो, जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना। ठीक है, पहले लिखना K1, फिर इक्वल टू K2 लिखना, फिर इक्वल टू K3 लिखना। जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसीजर से जाना। क्या बोला मैंने? K1 लिखना इक्वल टू K2 लिखना इक्वल टू K3। K3 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि हमारे स्केलर कितने हैं? K1 K2 K3 है। अगर 4 स्केलर होते तो कैसा लिखते? K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4। जितने स्केलर है उतने आपको यहाँ पे लिखना, फिर देना आपको है साइन। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम हमेशा करेंगे प्लस से, यानी पहला प्लस देन माइनस, प्लस अगर यहाँ पे K4 रहता तो माइनस। अल्टरनेट साइन देना है। स्टार्टिंग कैसे करना है? प्लस से, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे चलता जाएगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमेशा जो पहला आपका रहेगा स्केलर उसको प्लस माइनस, प्लस अगर यहाँ पे K4 रहता तो माइनस आता। तो ये समझ में आ गया। फिर अपॉन जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, यहाँ तक आगे। फिर देखो अब हमें लिखना है डिटर्मिनेंट। ये 2 वर्टिकल लाइंस है तो उसको बोलते हम डिटर्मिनेंट। इसको मैट्रिक्स मत बोलना, ये है मैट्रिक्स, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ये जो एलिमेंट्स है ना ये ब्रैकेट में है ना, ऐसे अगर ब्रैकेट दिखे दो तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और 2 वर्टिकल लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट लिखना, तो 2 वर्टिकल लाइन देना। अब ये एलिमेंट्स कैसे आए यहाँ पे? तो देखो कौन से 2 इक्वेशन हमने कंसीडर किए? 2 और 3। तो 2 और 3 के ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर भी ध्यान मत देना, इसके ऊपर भी ध्यान मत देना। तो हमें K1 के नीचे ये एलिमेंट्स लिखना है। तो आप क्या करोगे? ये K1 को हाइड करना, छुपा देना। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है इनको लिखना 1 2 2 3। देखो वही लिखा है 1 2 2 3। ठीक है, फिर K2 है यहाँ पे तो K2 को हाइड करेंगे अपन। ये जो K2 है ना इनको हाइड करेंगे। अब कौन से एलिमेंट बचे? एलिमेंट लिखना है 1 1 2 3 1 1 2 3। ये इक्वेशन 4 और 5 की तरफ ध्यान मत देना क्योंकि हमने 2 और 3 को सिलेक्ट किया। फिर किसको हाइड करेंगे? K3। K3 को हाइड करना। फिर से एलिमेंट्स लिखो 1 1 1 2 1 1 1 2। तो इस प्रकार से आपको ये एलिमेंट्स लिखना है। ठीक है, फिर आपको पता है
इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक है, अगर ऑर्डर आपको निकालना नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, उसमें मैंने ऑर्डर कैसे निकालते ये मैंने बताया है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जो हमारा ऑर्डर रहेगा ना, वो ऑर्डर कैसे आना चाहिए, स्क्वेयर आना चाहिए। अब ये स्क्वेयर क्या होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं अपन, रो। यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है वो रो को इंडिकेट करती है और दूसरी वैल्यू कॉलम। मतलब इस डिटर्मिनेंट में कितने रो है, 2 रो है, और इस डिटर्मिनेंट में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो अगर जितने रो है और अगर उतने ही कॉलम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वेयर। जितने रो है उतने ही कॉलम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वेयर। और हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल सकते हैं, सिर्फ स्क्वेयर का निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोला कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, इसका, अगर आपको डिटर्मिनेंट मैंने निकालने को बोला तो आप नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। कितने रो है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 3। ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम नहीं है तो ये स्क्वेयर नहीं है। जब ये दोनों सेम रहेंगे तभी हम बोलते हैं कि ये स्क्वेयर है। ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग रहता है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हम, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए रो और कॉलम सेम होने चाहिए, जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जितने रो है उतने ही कॉलम है, जितने रो है उतने ही कॉलम है, जितने रो है उतनी ही कॉलम है, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो मतलब हमने जो 2 इक्वेशन लिए थे ना वो बराबर लिए हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन लेने के बाद ही तो हमें स्क्वेयर मिला है ना। अगर मान लो आपने 2 इक्वेशन लिए रहते और यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आता तो तब समझ जाना हमें 2 इक्वेशन नहीं लेने हैं। कितने इक्वेशन लेने, 3 इक्वेशन लेने। ठीक है, अगर यहाँ पे इस जगह पे ऐसा मैट्रिक्स बनता, कैसा मैट्रिक्स ने डिटर्मिनेंट, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब इसका ऑर्डर तो पता है आपको, 2/3, और ये दोनों अलग अलग आ गए, तब समझ जाना क्वेश्चन में कि हमें 2 इक्वेशन नहीं लेना है, 3 इक्वेशन लेना है। ठीक है, तो आगे वैसा क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को आप कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो या मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, कैलसी में अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैनुअली तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, तो 2/2 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो एज इट इज लिख लेना, अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। K1 इक्वल टू माइनस है तो लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, 1 × 3,
फिर माइनस देना, हमेशा साइन कौन सा देना है, माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2। यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1। यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। फिर बाकी सब एज इट इज लिखना, इनको कैलसी में डालना, ठीक है। आंसर आएगा -1, इसका आंसर 1 और इसका आंसर 1। तो हमें फाइनली स्केलर की वैल्यू मिल गई। जो हमारे स्केलर थे 3, उनकी वैल्यू हमें मिल गई। तो क्या वैल्यू आई, तो देखो K1 की वैल्यू कितनी आई, -1। तो K1 = -1 लिखना। अब देखो K2 के नीचे क्या लिखा है, 1। बट आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है, किसी भी स्केलर के आगे माइनस साइन है, तो उस माइनस साइन को इस वैल्यू के साथ लिख लेना। तो इसीलिए K2 लिखना, और ये जो माइनस है ना, ये वैल्यू के सामने लिखना, -1, ठीक है। K3 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से K1, K2, K3 की वैल्यू हमें मिल गई। और फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना, क्या ये जो स्केलर वैल्यू हमने निकाली, क्या वो स्केलर वैल्यू 0 है क्या, सभी वैल्यू नहीं है, एक भी तो वैल्यू 0 नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, ऑल स्केलर वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अगर सभी वैल्यू अगर 0 आई, मान लो K1 भी 0, अगर सभी वैल्यू 0 आई, तो तब आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। 99% तो सारी वैल्यू 0 नहीं आती है, क्योंकि अगर सारी वैल्यू 0 आ गई तो उसकी प्रोसीजर थोड़ी अलग है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। तो सारी वैल्यू 0 नहीं आई, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ऑल स्केलर वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू 0। मान लो ऐसे आया, ऐसे आया तो भी आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। क्यों, क्या सारी वैल्यू 0 है क्या, नहीं है ना, K3 तो 1 है ना, भला ही ये दोनों वैल्यू 0 है, बट K3 तो 1 है ना। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑल स्केलर वैल्यू आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, चेक वेदर ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड और नॉट। मतलब ये जो हमारे इक्वेशन है, कौन से, ये वाले, ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ता है। अब इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो, वो तो आगे बताता हूँ। अब देखो, सारे इक्वेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कौन से इक्वेशन को चेक करेंगे हम, ये वाले इक्वेशन को, ये वाले, क्यों, क्योंकि जिन इक्वेशन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उनको चेक नहीं करना है, उनको छोड़ के हमने किन दो इक्वेशन को यहाँ पे लिया था, 2 और 3, तो 2 और 3 को छोड़ देना। जिन इक्वेशन को आप यहाँ पे यूज करोगे उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, जो रिमेनिंग इक्वेशंस है उनको चेक करना सेटिस्फाइड है कि नहीं है।
तो पहले 4 को चेक करेंगे और 5 को चेक करेंगे। तो इक्वेशन 4 को लिख लेना। कंसीडर इक्वेशन 4 लिख लिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से देखो, इक्वल टू के इधर वाली साइड कौन सी रहती है? राइट हैंड साइड। और इक्वेशन के इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको तो पता है इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेंगी, तो लिख लेना। फिर आपको हमेशा सॉल्व किसको करना है? लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना क्या है? 1k1 प्लस 3k2 प्लस 4k3। फिर आपको क्या करना है? k1 k2 k3 की वैल्यू पुट करना है। तो जैसे 1 लिखा, k1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? -1। k2 की वैल्यू -1, k3 की वैल्यू 1। तो वही यहाँ पे हमने पुट की वैल्यू, k1 की -1, फिर प्लस 3, k2 की भी -1 प्लस 4 और k3 की वैल्यू 1। इसको कैलसी में डालना। आपका आंसर क्या आया? 0। तो यहाँ तक सॉल्व कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेना। अब आपको पता चलेगा इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो कब सेटिस्फाइड होता है? तो देखो, राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की साइड की वैल्यू अगर सेम आ जाए, या फिर हम बोल सकते इक्वल। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। और कौन सा इक्वेशन को हमने चेक किया? 4। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या लिखा? एज LHS इक्वल टू RHS। क्यों इक्वल टू लिखा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग रहती तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये स्टेटमेंट आपको कब लिखनी है? जब दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी तब। बट यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो आपको क्या लिखना है फिर? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कौन सा इक्वेशन था? देयरफॉर इक्वेशन 4 इज सेटिस्फाइड, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अब कौन सा इक्वेशन बचा है? 4 तो हो गया हमारा। अब चेक करेंगे 5 को। तो सेम जैसे 4 को चेक किया वैसे ही आपको 5 को भी चेक करना है। तो इक्वेशन 5 लिख लिया है यहाँ पे। राइट हैंड साइड की तो वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेंगी। सॉल्व किसको करना है? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को। और क्या करते हम? k1 k2 k3 की वैल्यू पुट करते। तो 3, k1 की वैल्यू -1 प्लस 4, k2 की वैल्यू -1 प्लस 7, k3 की वैल्यू 1। इसको कैलसी में डालना, आंसर आएगा 0। यहाँ पे भी दोनों वैल्यू कैसे आ गई? सेम आ गई। तो क्या लिखना? एज LHS इक्वल टू RHS। कौन सा इक्वेशन था ये? इक्वेशन 5 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, यानी 4 भी सेटिस्फाइड हुआ और 5 भी सेटिस्फाइड हुआ। अब बचा है क्या कोई इक्वेशन? नहीं है, 2 इक्वेशन थे। इनको तो चेक करना नहीं है, क्योंकि जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं उनको चेक नहीं करना पड़ता। तो देखो, जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो वो तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होते ही है। आपको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। आप इक्वेशन 2 को भी चेक करके देख लेना, 3 को भी चेक करके देख लेना, दोनों सेटिस्फाइड होंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना,
जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो वो सेटिस्फाइड होते ही है, उनको चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, इनको हमने चेक किया ये भी सेटिस्फाइड आया, और इनको हमने चेक किया ये भी सेटिस्फाइड आया। मतलब सारे इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। और हमेशा ध्यान में रखना, अगर सभी इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो क्या स्टेटमेंट लिखना, हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सभी इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हमारे वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, अगर एक भी इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड हुआ तब क्या लिखना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक तो भी, अगर कम से कम एक तो भी इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड आया तो स्टेटमेंट क्या लिखना, हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। जो उन्होंने पूछा था ना, आर द फॉलोइंग वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, हमारे जो ये फॉलोइंग वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्या, उन्होंने पूछा था। तो हमने आंसर निकाल लिया एस, जो हमारे गिवन वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और आगे क्या पूछा था, इफ सो, मतलब अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें क्या निकालना है, रिलेशन। और मैंने तभी बताया कि जब हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तब हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप। और इंडिपेंडेंट रहे तो रिलेशनशिप निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे निकलती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखा यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन हमारा 1। फिर इसमें क्या करेंगे, K1 K2 K3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो K1 की वैल्यू, तो देखो ये एक स्टेप करने की बजाय, चलो पहले ये भी बता देता हूँ। चलो K1 की वैल्यू -1 लिखी, x1 प्लस लिखा, K2 की वैल्यू -1, माइनस है तो ब्रैकेट में, x2 एज इट इज, प्लस K3 की वैल्यू 1 तो K3 की जगह 1 इंटू x3 इक्वल टू 0। x1 x2 x3 एज इट इज लिखना है, K1 K2 K3 की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब देखो -1 इंटू x1 -1 x1, प्लस इंटू -1 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ये तो आपको पता होगा। तो इसीलिए प्लस इंटू माइनस यानी माइनस, तो यहाँ पे -1 x2 प्लस 1 x3 इक्वल टू 0। अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो आप कर सकते हो, कैसे, डायरेक्ट क्या करना, K1 की वैल्यू -1 लिख लिया, x1, फिर डायरेक्ट K2 की वैल्यू देखना, K2 की वैल्यू क्या है, -1, तो डायरेक्ट -1 लिख लेना। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट K2 की वैल्यू देखना, -1 है क्या, डायरेक्ट -1 लिख लेना, x2। फिर डायरेक्ट K3 की वैल्यू देखना, K3 की वैल्यू का है 1, और 1 के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या रहता, प्लस, तो इसीलिए +1 x3 इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे, तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो।
डायरेक्ट K1 की वैल्यू लिखते जाना। K1 -1 है तो -1 आएगा, K2 -1 है तो डायरेक्ट -1 आएगा, K3 +1 है तो +1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अब जो बता रहा हूँ देखो, जो जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ वो नोट्स में लिख लेना। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आपको माइनस दिखा, कहाँ पे, स्टार्टिंग में पहली वैल्यू के साथ अगर माइनस है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस करना है बोथ साइड। क्योंकि जनरली हम स्टार्टिंग में माइनस नहीं रखते, बट यहाँ पे तो आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको माइनस दिखा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यही आपका आंसर हो गया। बट अगर पहली वैल्यू के साथ माइनस है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड, वी गेट। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट को नहीं, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने टर्म है यहाँ पे, 1 2 3, 3 टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे तो एक ही है। तो हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले लॉन्ग कट बता देता हूँ। जैसे ये एक पहली टर्म है तो क्या लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, और क्या है, -1 x1 ब्रैकेट में, फिर से ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अब देखो, जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों साइड करना है ना, तो ये जीरो ही आएगा। तो देखो हर टर्म को देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी माइनस से अब यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई साइन देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको समझ में आ जाता है। अब आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 x1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +1 x2, और माइनस इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, वैल्यू 1 x3 और इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ध्यान में क्या रखना है, साइन चेंज करते जाना है। इस टर्म के साथ माइनस है तो प्लस आएगा, इस टर्म के साथ माइनस है तो प्लस आएगा, और इस टर्म के साथ प्लस है तो माइनस आएगा। साइन चेंज हो जाता है। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस था, प्लस आ गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस है, प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया। तो ऐसे आपको डायरेक्ट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना। अब ये तो हो गया आंसर, बट और क्या कर सकते, देखो अगर 1 है हमारा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो आपको पता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में है ना, 1 × x1। अब हम किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, जैसे मैंने किया 100 × 1, तो आंसर क्या आएगा, 100। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। जैसे मैंने बोला x × 1, आंसर क्या आएगा, x। क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। तो वैसे 1 × x1 क्या रहेगा, x1, +1 × x2
प्लस x2 माइनस 1 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो ऐसा लिख लेना। 1 दिखा तो उसको आप लिखना मत आगे की स्टेप में, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। वेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो ये है, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो जो मैंने ट्रिक बताई है, पॉइंट्स बताए, वो अच्छे से लिख लो नोट्स में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी जाएंगी। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन देखो, इसको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट क्वेश्चन मार्क, इफ सो फाइंड रिलेशन बिटवीन दे। x1 यानी पहला वेक्टर देखो सेम, सेकंड वेक्टर भी सेम, सिर्फ थर्ड वेक्टर में इन्होंने क्या चेंज किया, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे है 9, बाकी सब सेम है। मतलब जहां जहां हमने 7 लिखा है ना, वहां वहां आपको क्या लिखना है, 9। सब सेम होगा। जहां जहां पे 7 है वहां वहां क्या लिखेंगे, 9। देखो यहाँ पे 7 था, 9 लिखा, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। तो देखो इसमें थोड़ा चेंजेस क्या होंगे। देखो जब आप इक्वेशन 4 को कंसीडर करोगे, तो इक्वेशन 4 तो सेम ही है, इस क्वेश्चन का भी इक्वेशन 4 ये है और इस क्वेश्चन का भी इक्वेशन 4 ये है। तो वैल्यू तो सेम आएंगी, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के 3 इक्वेशन है ये सेम है। देखो ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है, और यहाँ का जो सेकंड थर्ड फोर्थ है ये सेम है। चेंजेस कहाँ पे आया, इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 क्या है यहाँ पे, 3k1 प्लस 4k2 प्लस 7k3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, 3k1 प्लस 4k2 प्लस 9k3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन चेंज है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इक्वेशन 5 लिखा, हमें पता है राइट हैंड साइड की वैल्यू तो 0 ही रहती है। सॉल्व किसको करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को। लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, फिर k1 k2 k3 की वैल्यू पुट करते हैं हम। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, पुट k1 की वैल्यू -1। जितना आप अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे हर एक पॉइंट को उतना अच्छा है, ठीक है। कहाँ पे पुट कर रहे, इन LHS। ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट, लिख लेना, ठीक है। पहले प्रॉब्लम में भी लिख सकते हो आप, लिखोगे तो अच्छे है। हाँ, तो 3k1 की वैल्यू -1 प्लस 4k2 की वैल्यू -1 प्लस 9k3 की वैल्यू 1। इसको कैल्सी में डालना, आंसर आएगा 2। अभी देखो ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, RHS और LHS की वैल्यू, दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो दोनों वैल्यू अलग अलग है तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है तो ये नॉट इक्वल टू का साइन आएगा ऐसे। और जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग है तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन 5 इज नॉट सेटिस्फाइड।
क्योंकि वैल्यू अलग अलग आ गई तो नॉट सेटिस्फाइड होता है, वैल्यू सेम आ गई तो सेटिस्फाइड होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमें पता है स्टार्टिंग में किन दो इक्वेशन को यूज करोगे आप, 2 और 3 को। तो हमें पता है जिनको हम यूज करते हैं वो तो सेटिस्फाइड होता है ये इक्वेशन। 4 को चेक किया तो 4 भी सेटिस्फाइड हुआ, बट 5 कैसे है, नॉट सेटिस्फाइड। तो इस क्वेश्चन में सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, इक्वेशन 5 कैसा है, नॉट सेटिस्फाइड है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, ऑल इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड। सभी इक्वेशन सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है। तो ऑल इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड हेंस, और हमें पता है जब नॉट सेटिस्फाइड होते हैं हमारे, अगर हमारे सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें सारे इक्वेशन कैसे थे, सेटिस्फाइड थे, ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। अगर ऑल इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हम लीनियरली डिपेंडेंट लिखेंगे, और ऑल इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो रिलेशनशिप क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। रिलेशनशिप आप नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे जो हमने रिलेशनशिप निकाला था ना, ऐसी रिलेशनशिप आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे जो वेक्टर्स है वो कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो स्टेटमेंट लिख लेना, एज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एज गिवन भी बोल सकते, एज गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हेंस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, बाकी तो सब सेम ही है, क्योंकि 3 इक्वेशन तो पहले एग्जाम्पल की तरह सेम ही है। चेंज कौन सा इक्वेशन हुआ, ये 5वां वाला, और उसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो आपको समझ में आ गया कब हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अभी ये तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी क्या बोला है, फाइंड वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स। अब सेट ऑफ वेक्टर्स क्यों बोला है, क्योंकि एक से ज्यादा वेक्टर्स है ना यहाँ पे, इसीलिए उनको बोला है सेट ऑफ वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स है, 1 2 3, तो एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उनको बोला है सेट ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या अदरवाइज। अदरवाइज मतलब क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अदरवाइज की जगह वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी लिख के दे सकते थे। तो वही पूछा है हमको कि ये जो हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये जो हमारे गिवन वेक्टर्स है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और आगे क्या पूछा है, इफ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो कितने वेक्टर्स दिए हैं, x1 x2 x3, 3 वेक्टर्स दिए, तो लिख लिया तीनों वेक्टर्स। और हमें पता है 3 वेक्टर है तो स्केलर भी कितने लेंगे हम, 3 स्केलर, ये भी हमें पता है। फिर मैट्रिक्स इक्वेशन भी पता है आपको, 3 वेक्टर के लिए कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया वो फिर से बताने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, अब पहले 2 एग्जाम्पल में और इसमें फर्क क्या है, इसमें 3 वेक्टर है
तो इसमें भी 3 वेक्टर थे, बट यहाँ पे वेक्टर में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4। हर वेक्टर में 4 एलिमेंट थे, बट यहाँ पे हर वेक्टर में कितने एलिमेंट्स है? 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सिर्फ यही फर्क है। हमने जो पहले पढ़ा था उसमें 4 एलिमेंट्स थे, इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये सबको आपको पता है, ये पुट करना पड़ता है, फिर ये आता है। ठीक है, जैसे ये K1 हमें एज इट इज लिखना पड़ता है, फिर x1 की जगह ये जो गिवन वेक्टर है वो लिखते, फिर प्लस K2 एज इट इज लिखते, फिर x2 मतलब जो गिवन है, प्लस K3 एज इट इज लिखते, और x3 की जगह जो गिवन है वेक्टर इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन कैसे बनाते हैं? शॉर्टकट, ये हमारा x1 वेक्टर, ये x2 है, ये x3 है। तो जो हमारा पहला वेक्टर है उसको वर्टिकली लिखते, 3 1 -4। फिर इसके बाहर कौन है? K1 है, तो हर एलिमेंट के साथ K1। फिर सेकंड वेक्टर को वर्टिकली लिखते हैं, तो इसके साथ कुछ साइन है, मतलब क्या है? प्लस, तो +2 +2 -3। बाहर कौन सा स्केलर है? K2, तो हर एलिमेंट के साथ K2। फिर थर्ड वेक्टर को वर्टिकली लिखेंगे, 0 के साथ कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो +0 -4 +1। और बाहर कौन सा स्केलर है? K3, तो सबके साथ K3 और इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया था, इसको देंगे 2 3 4। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में 4 इक्वेशन आए थे हमारे, यहाँ पे ये 3 ही इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हर वेक्टर में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जितने एलिमेंट्स उतने इक्वेशन। यहाँ पे हर वेक्टर में 4 एलिमेंट्स थे, इसलिए इक्वेशन भी 4 बने। अब इस क्वेश्चन में हर एलिमेंट में, हर वेक्टर में कितने एलिमेंट है? 3, इसीलिए इक्वेशन भी 3 बने। फिर हम क्या करते हैं? कंसीडर, 2 इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो ये ऊपर के 2 ले लेना, 2 और 3। फिर क्या लिखते हम? K1 इक्वल टू, फिर K2 इक्वल टू K3। पहले इसको प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। फिर K1 के नीचे ये लिखना एलिमेंट्स, तो K1 को हाइड करते, 2 और 3 में ही देखना, 4 में नहीं। क्या बचा? 2 2 0 -4, 2 2 0 -4। फिर K2 को हाइड करना, 3 1 0 -4, 3 1 0 -4। फिर K3 को हाइड करना, 3 1 2 2, 3 1 2 2। फिर हमें पता है ये सॉल्व कैसे होते। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आप सब लिख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। 2 इंटू -4 -0 इंटू 2, 3 इंटू -4 -0 इंटू 1, 3 इंटू 2 -2 इंटू 1। फिर इसको कैल्सी में डालोगे आप, आंसर आएगा। देखो क्या आंसर आया। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है। अगर यहाँ पे डिवाइड हो सकता है तो आपको डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे ये तीनों अगर डिवाइड हो सकते, तीनों, एक नहीं, 2 नहीं, जितनी भी वैल्यूज रहेंगी, अगर वो सारी डिविजिबल है तो ही आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड किससे करेंगे? तो डिवाइड करने के पहले आपको एक चीज देख लेनी है, क्या कोई साइन वगैरह कैंसल हो रहा? क्या देखो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कैंसल नहीं होता।
बट ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो हमें पता है ये दोनों कैंसिल हो जाते। ऊपर भी माइनस दिखा और नीचे भी माइनस दिखा तो कैंसिल। तो अब नए क्या, केवन जो बचा है वो लिख लेना। अब देखना डिवाइड हो सकता है क्या, ये तीनों अगर डिवाइड होंगे तो ही करना। तो कैसे ट्रिक ध्यान में रखोगे, तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू देखना। ये साइन को भूल जाओ अभी। तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, साइन को कंसीडर मत करो। 8, 12 और 4, तीनों में से छोटी कौन सी है, 4। तो इस 4 से ये तीनों डिवाइड हो रहे क्या देख लेना। अब 4 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है और ये भी डिवाइड हो सकता है। डिवाइड हो सकता है मतलब कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड पता है ना आपको। जैसे मैंने किया 2/2, आंसर आया 1, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आई कि नहीं। अगर मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड तो कर सकते हो आप, बट ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। क्यों कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू क्या आएंगे 0.66 ऐसे सो। अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही, डेसिमल में वैल्यू आ रही, तो समझ जाना डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही तो समझ जाना कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तभी आपको डिवाइड करना है। तो ट्रिक क्या बताई मैंने, तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू देखना। सबसे छोटी वैल्यू है 4, फिर इस 4 से सब तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही क्या, अगर हो रही है तो करना, अगर नहीं हो रही तो फिर 4 से मत करना। तो 4 से डिवाइड हो रही क्या, हो रही। डिवाइड बाय 4 देखो, -8 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो -2। पॉइंट में वैल्यू आ रही क्या, नहीं वैल्यू आ रही, तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा। 12 डिवाइडेड बाय 4 3, और 4 डिवाइडेड बाय 4 1। तो अभी ये वैल्यू आई आपकी, K1 की वैल्यू कितनी आई, -2, K2 की वैल्यू कितनी आई 3, और K3 की वैल्यू कितनी आई 1। तो इस प्रकार से आपको ये डिवाइड वाला करना है, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तभी करना, तीनों वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए। मान लो ऐसी अगर वैल्यूज होती, तो हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू है 4, बराबर है। तो 4 से तो ये तो डिवाइड हो जाएंगी, ये भी डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन ये डिवाइड हो सकती है क्या, नहीं होंगी ना, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट में आंसर आ रहा। पॉइंट में अगर आंसर आ रहा तो समझ जाना डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। फिर आपके यही आंसर रह जाते, यही नहीं रहेंगे देखो। तो 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, फिर क्या सोचना है, हमारी छोटी वैल्यू कौन सी थी, 4 थी। अब 4 से डिवाइड हो रहा क्या, नहीं। तो देखना 4 से कम की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है क्या। अब 4 से कम क्या क्या आएगा, 3, 2, 1 तो देखने की ज़रूरत नहीं। तो 4 से छोटी वैल्यूज कौन सी है, 3 और 2 ही है। 1 1 भी है लेकिन 1 देखने की ज़रूरत नहीं है हमेशा। तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या देख लेना, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 से हो रहा क्या, यस 2 से डिवाइड होगा। देखो इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2, -2। इसको ये साइन देख लेना है कि नहीं, ऐसा उदाहरण दे रहा। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, देखो डिवाइड हो गए। तो पहले जो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। पहले देखना सबसे छोटी वैल्यू,
सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी यहाँ पे 4। बट प्रॉब्लम क्या था, 4 से ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे थे, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड नहीं किया। फिर 4 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी रहती है, 3, 2, 1। तो 1 तो हमेशा नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कुछ नहीं होता। तो 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहे थे तीनों वैल्यूज, तो 3 भी चला गया। 2 से डिवाइड हो रहे क्या, हाँ 2 से ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इसीलिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय क्या किया, 2 किया। मान लो ऐसी वैल्यूज है। चलो डिवाइड हो रहा क्या देख लेते। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4। 4 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही क्या, नहीं हो रही। 4 से नीचे क्या रहता है, 3। 3 से हो रहा क्या, नहीं हो रहा। 2 से कोई हो रही क्या तीनों वैल्यू, नहीं हो रही। तो फिर यही आपके आंसर रहते। ना 4 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही, ना 3 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही, ना 2 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही। क्यों नहीं हो रही, डिवाइड कंप्लीटली होना चाहिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करने जाओगे आप तो पॉइंट में आंसर आएगा। 3 से डिवाइड करने जाओगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। 2 से डिवाइड करने जाओगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। एक भी आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आ रहा मतलब डिवाइड मत करना, ठीक है। अब जो पहला एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे तो वैल्यू 1 1 थी ना, इसीलिए डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर हम क्या लिखते, ये सारी वैल्यू जीरो तो नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या लिखना, ऑल स्केलर वैल्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हम क्या चेक करते, इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो देखो हमने किन दो इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया, 2 और 3 का यूज किया, तो ये तो सेटिस्फाइड रहेगा और ये भी सेटिस्फाइड। अब बचा कौन सा, सिर्फ 4। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा। पिछले प्रॉब्लम में हमने दो इक्वेशन को चेक किया था, क्योंकि उसमें दो इक्वेशन बचे थे, 4 और 5। बट यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन बचा है, तो हमें एक ही इक्वेशन चेक करने की जरूरत है। कौन सा, इक्वेशन 4। तो चेक कर लेते। लिखा इक्वेशन 4, राइट हैंड साइड तो हमेशा क्या रहेंगी, जीरो। फिर हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड में K1 K2 K3 की वैल्यू पुट करते। तो K1 की वैल्यू -2, K2 की वैल्यू 3 और K3 की वैल्यू 1। इसको कैलसी में डालना, आंसर आएगा 0। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या लिखते फिर हम, एज LHS इक्वल टू RHS, और वैल्यू अगर सेम है तो देयर फोर इक्वेशन 4 इज सेटिस्फाइड। तो ये भी इक्वेशन कैसे आ गया हमारा, सेटिस्फाइड। तो तीनों इक्वेशन कैसे, सेटिस्फाइड। सारे इक्वेशन कैसे है हमारे, सेटिस्फाइड। तो स्टेटमेंट क्या लिखना, ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। और हमें पता है जब हमारे सभी इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं तब हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और हमें पता है लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला ही है, इफ लीनियरली डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप निकालनी है। तो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं आपको पता है। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन होता है। फिर उस इक्वेशन में K1 K2 K3 की वैल्यू पुट करते हैं। तो K1 की वैल्यू -2 x1, K2 की वैल्यू 3 x2 और K3 की वैल्यू 1।
x3 इक्वल टू 0। और मैंने बताया था अगर स्टार्टिंग में माइनस आया तो मल्टीप्लाई बाय माइनस कर लेना बोथ साइड। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 था तो +2 हो गया, बाकी एज इट इज। +3 था तो -3, x2 एज इट इज। +1 था तो -1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x3 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 3 भी हमारा हो गया। तो बाकी के इसमें क्वेश्चन 3 रहने देते, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है।